प्रश्न संख्या 22 तक कल हो गया था। आज हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 23 कॉन्स्टिट्यूशन लॉ BA LLB फर्स्ट सेमेस्टर का लघु प्रश्नोत्तरी। इसमें दिया है न्यायपालिका की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। इसका उत्तर है न्यायपालिका की स्वतंत्रता का तात्पर्य न्यायपालिका को कार्यपालिका तथा विधायिका से स्वतंत्र रखना है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता परिसंघीय संविधान का आवश्यक लक्षण है। भारतीय संविधान यद्यपि पूर्ण रूप से परिसंघात्मक नहीं है, फिर भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए पर्याप्त उपबंध संविधान में किए गए हैं, जो निम्न हैं। पहला, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से ही की जाएगी और ऐसी सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। दूसरा क्या बोलता है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की जटिल प्रक्रिया। तीसरा क्या कहता है, संसद न्यायाधीश के वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तों में उनकी पदावधि के दौरान कमी नहीं कर सकती है। और चौथा, अनुच्छेद 121 के अनुसार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण के बारे में संसद में चर्चा नहीं की जा सकती है। और पांचवा क्या कहता है, अनुच्छेद 129 आर्टिकल 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को आर्टिकल 215 के तहत उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्रदान की गई है। छठवां क्या कहता है, संसद उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को बढ़ा तो सकती है किंतु कम नहीं कर सकती है। SP गुप्ता बनाम भारत संघ AIR, जिसको ऑल इंडिया रिपोर्टर कहते हैं, 1982 SC सुप्रीम कोर्ट केसेस 149 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान का आधारभूत ढांचा है। एक क्वेश्चन था, न्यायपालिका की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर इतना हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में क्या प्रक्रिया विहित की गई है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, संविधान के अनुच्छेद 127 में इस संबंध में प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार यदि किसी उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति प्राप्त न हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, इसमें क्या बोल रहा है, संविधान के अनुच्छेद 127 में इस संबंध में प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति प्राप्त न हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात किसी उच्च न्यायालय के किसी ऐसे न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक रूप से अर्हत हो, यानी कि योग्य हो, और जिसे भारत का मुख्य न्यायमूर्ति नाम निर्दिष्ट करे। न्यायालय की बैठक में उतनी अवधि के लिए जितनी आवश्यकता हो तदर्थ एडहॉक, जिसको कहते हैं इंग्लिश में, तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उपस्थित रहने के लिए लिखित रूप में अनुरोध कर सकेगा। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात किसी न्यायालय के किसी ऐसे न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक अर्हता रखता हो, जिसे भारत का मुख्य न्यायाधीश नाम निर्दिष्ट करे, न्यायालय की बैठकों में उतनी अवधि के लिए जितनी आवश्यक हो तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उपस्थित रहने के लिए लिखित रूप में अनुरोध कर सकेगा। आगे क्या बोलता है, इस प्रकार नाम निर्दिष्ट न्यायाधीश का कर्तव्य होगा कि वह अपने पद के अन्य कर्तव्यों पर पूर्विकता देखकर
पूर्वता देकर उस समय और उस अवधि के लिए इस प्रकार उच्चतम न्यायालय की बैठकों में उपस्थित हो, और जब वह इस प्रकार उपस्थित होता है तब उसको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सभी अधिकारिता, शक्तियाँ और विशेषाधिकार होंगे, और वह उक्त न्यायाधीश के कर्तव्यों में निर्वहन करेगा। तो ये क्वेश्चन था एडहॉक से था, तदर्थ न्यायाधीश से। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? कैन अ पर्सन क्लेम द सुप्रीम कोर्ट स्पेशल लीव ज्यूरिडिक्शन एज अ मैटर ऑफ राइट डिस्कस? क्या है एक व्यक्ति उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति अधिकारिता का अधिकार के रूप में दावा कर सकता है? क्वेश्चन है, क्या एक व्यक्ति उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति अधिकारिता का अधिकार के रूप में दावा कर सकता है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय को अपने विवेकानुसार भारत के किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री, अवधारणा, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध अपील के लिए विशेष अनुमति दे सकता है। अनुच्छेद 136 खंड 2 में केवल एक अपवाद है, वह यह है कि इसे सशस्त्र बलों से संबद्ध किसी विधि के अधीन गठित किसी न्यायालय के निर्णय आदि से अपील की विशेष अनुमति नहीं दी जा सकती है। ये क्या कह रहा है 25 क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किए गए या दिए गए निर्णय, डिक्री, आदेश के विरुद्ध अपील के लिए विशेष अनुमति दे सकता है। इसमें आगे क्या बोलता है? आर्टिकल 136 खंड 2 में केवल एक अपवाद है, यह वह है कि इसे सशस्त्र बलों से संबद्ध किसी विधि के अधीन गठित किसी न्यायालय के निर्णय आदि से अपील की विशेष अनुमति नहीं दी जा सकती है। और जो आगे कर रहा है, आर्टिकल 136 के अधीन प्रदान की गई शक्तियाँ उन विशिष्ट या अवशिष्ट शक्तियों की प्रकृति की हैं जो साधारण कानून आर्टिकल 132 से 135 के अंतर्गत साधारण अपील अधिकारिता से संबंधित है। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि एक व्यक्ति उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति अधिकारिता का अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि आर्टिकल 136 से यह स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय को विशद एवं अत्यंत व्यापक स्वविवेकी शक्ति प्राप्त है। ये था आर्टिकल 25। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि बोल रहा था, क्या एक व्यक्ति उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति अधिकारिता का अधिकार के रूप में दावा कर सकता है? तो इसको देख लेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 26 जो कहता है, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्शी विचार की विधिक प्रकृति की व्याख्या कीजिए। इंग्लिश में इसको देख लेते हैं। डिस्कस द लीगल नेचर ऑफ एडवाइजरी ओपिनियन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के आर्टिकल 143 के अधीन उच्चतम न्यायालय को सलाहकारी अधिकारिता प्रदान की गई है। पहला क्या बोलता है इसमें, किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति का और ऐसे व्यापक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है, यानी कि जरूरी है, तो वह उस प्रश्न को विचार करने के लिए उसे न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और वह न्यायालय
ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह ठीक समझता है राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा। दूसरा क्या बोलता है इसमें, राष्ट्रपति अनुच्छेद 131 के परंतुक में किसी बात के होते हुए भी इस प्रकार की विवाद की जो उक्त परंतुक में वर्णित है राय देने के लिए उच्चतम न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और उच्चतम न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह ठीक समझता है राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित करेगा। अब आगे बोलता है, आर्टिकल 143 के निर्वचन का प्रश्न सर्वप्रथम इंडी एजुकेशन बिल AIR 1958 SC 956 के बाद में उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया, जिसमें न्यायालय ने आर्टिकल 143 लागू होने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत व्यक्त किया। पहला इसमें देखते हैं, आर्टिकल 143 खंड 1 में प्रयुक्त कर सकेगा शब्दावली यह दर्शाती है कि उच्चतम न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। यह उसकी इच्छा पर है कि वह अपनी राय दे या ना दे। और दूसरा क्या बोलता है इसमें, उच्चतम न्यायालय को कौन से प्रश्न सौंपे जाएं इसका निर्धारण राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के इस निर्णय पर आपत्ति नहीं की जा सकती है। आर्टिकल 143 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई राय यद्यपि आदर के योग्य है परंतु वह न्यायालयों के ऊपर अधिकारी नहीं है। यह राय अनुच्छेद 141 में प्रयुक्त विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आती हैं, अतएव न्यायालय इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है, परंतु व्यवहारतः इसका प्रभाव बाध्यकारी ही है। किंतु इनरी स्पेशल कोर्ट बिल 1978 AIR 1979 SC 478 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अपने उपरोक्त मत को बदल दिया और यह अब निर्धारित किया कि अनुच्छेद 143 के अधीन उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को राय देने के लिए बाध्य है। न्यायालय ने यह भी मत व्यक्त किया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई राय सभी न्यायालयों पर आबद्धकारी है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई राय सभी न्यायालयों पर आबद्धकार है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि न्यायालय की राय के लिए निर्दिष्ट प्रश्नों को ही सौंपा जाना चाहिए। यदि ऐसे प्रश्न अस्पष्ट या सामान्य प्रकृति के हैं तो उच्चतम न्यायालय अपनी राय देने के लिए बाध्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। उच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता की व्याख्या कीजिए। डिस्कस द रीट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों को संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए अपने संबंधित राज्यों में किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को समुचित मामले में किसी सरकार को भी शामिल करते हुए निर्देश, आदेश या बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण की प्रकृति के लिए रीट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। उच्च न्यायालयों को प्रदत्त रीट जारी कराने का उपयुक्त क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालयों को प्रदत्त ऐसे ही क्षेत्राधिकार के न तो अधीन है और न ही उसे कम करता है, बल्कि उसके समवर्ती और उससे भी अधिक इस अर्थ में विस्तृत है कि उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए अपनी इस अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अतिरिक्त भी अन्य प्रयोजनों के लिए भी उसका उपयोग कर सकता है। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं यहाँ से। उच्च न्यायालयों को प्रदत्त रीट जारी करने का उपयुक्त क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालयों को प्रदत्त ऐसे ही क्षेत्राधिकार के न तो अधीन है और न उसे कम करता है, बल्कि उसके समवर्ती है और उससे भी अधिक इस अर्थ में विस्तृत है कि
उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए अपनी इस अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के प्रवर्तन के अतिरिक्त भी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग होता है, जो कि 216 में 226 में। उच्च न्यायालय अपनी उपयुक्त अधिकारिता का प्रयोग किसी सरकार, प्राधिकार या व्यक्ति के विरुद्ध उस दशा में भी कर सकता है जब उसकी अधिकारिता के अंदर वाद हेतु कॉज ऑफ एक्शन चाहे पूर्णतः या आंशिक उत्पन्न हुआ हो, भले ही ऐसे सरकार या प्राधिकार की मुख्यालय, ऐसे व्यक्ति का निवास स्थान उसकी अधिकारिता के अंदर ना हो। फिर से देखते हैं इसको। उच्च न्यायालय अपनी उपयुक्त अधिकारिता का प्रयोग किसी सरकार, प्राधिकारी या व्यक्ति के विरुद्ध उस दशा में भी कर सकता है जब उसकी अधिकारिता के अंदर वाद हेतु के कॉज ऑफ एक्शन चाहे पूर्णतः या आंशिक उत्पन्न हुआ हो, भले ही ऐसे सरकार या प्राधिकार का मुख्यालय या ऐसे व्यक्ति का निवास स्थान उसकी अधिकारिता के अंदर कर ना हो। देखिए, सबसे पहले तो आप मतलब बुक से या कहीं से भी सोर्स से पढ़ लीजिए थ्योरी जो है, तब इसको देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। और इसको भी अगर आप बुक नहीं पढ़ रहे तो इसको 2 बार देखना पड़ेगा। और जो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स लग रहे हैं उसको एक नोट्स में लिख लीजिए और उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करके, या हिंदी में है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके उसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि शब्द यहाँ पे जुडिशरी का शब्द है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। संविधान के किस प्रावधान के तहत जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है? अंडर विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रिक्ट जज इज अपॉइंटेड एंड हु आर इंक्लूडेड अंडर द एक्सप्रेशन डिस्ट्रिक्ट जज क्लैरिफाई। संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार जिला न्यायाधीश की नियुक्ति पद स्थापना पदोन्नति उच्च न्यायालय के परामर्श और सिफारिश से राज्यपाल करेगा। जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए वही व्यक्ति पात्र होगा जो पहले से ही संघ या राज्य की सेवा में नहीं हो, 7 वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर रहा है और उसकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय ने सिफारिश की हो। अनुच्छेद 236 क के अंतर्गत जिला न्यायाधीश पद के अंतर्गत नगर सिविल न्यायालय या न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघु वाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश हैं। जिला न्यायाधीश के अंतर्गत इतने लोग आते हैं। अब आगे कह रहा है, शशिधर रेड्डी सूरा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य AIR 2014 SC 444 के बाद में अभिनिर्धारित किया गया है कि अपीलार्थी की जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति इसलिए न करना कि उसकी आयु 35 वर्ष की नहीं थी अनुचित है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 233 या विज्ञापन में न्यूनतम आयु प्रावधानित नहीं है और राज्य आंध्र प्रदेश के न्यायिक सेवा नियम में भी न्यूनतम आयु के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था। आयोग की सिफारिश नियम से समर्थित न होने पर लागू नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 29 है, परमदेश की विवेचना कीजिए। डिस्कस द रिट ऑफ मैंडामस। परमदेश, परमदेश शब्द का अर्थ है हम आदेश देते हैं। इस प्रकार परमादेश उच्चतम न्यायालय का एक आदेश है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या लोक प्राधिकारी, जिसके अंतर्गत सरकार और निगम भी शामिल है, को उनके विधिक या लोक कर्तव्य या किसी संविधि के अधीन आरोपित कर्तव्य को करने के लिए आदेश दिया है या उन कर्तव्यों को अवैध रूप से न करने का आदेश दिया है। उदाहरण, यदि प्रार्थी ने, इसका उदाहरण देख लेते हैं। यदि प्रार्थी ने किसी अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राप्त करने के लिए विहित
सभी शर्तों को पूरा कर दिया है तो लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह प्रार्थी को लाइसेंस प्रदान करे। विधि के अंतर्गत विहित सभी शर्तों को पूरा करने के पश्चात भी यदि संबंधित प्राधिकारी लाइसेंस देने से इनकार करता है या विफल हो जाता है तो पीड़ित व्यक्ति परमादेश लेख प्राप्त करके उपचार प्राप्त कर सकता है। परमादेश रीट द्वारा लोक अधिकारी को उसके ऊपर विधि द्वारा आरोपित कर्तव्य के पालन के लिए बाध्य किया जाता है। किसी लोक प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्तिगत कर्तव्य का पालन कराने के लिए परमादेश रीट जारी नहीं की जा सकती है, जबकि ये परमादेश रीट के लिए आवेदन वही व्यक्ति कर सकता है जिसका कोई विधिक अधिकार की ही नहीं बल्कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय अधिकार भी हो। किसी व्यक्ति को पीड़ित पक्षकार तभी समझा जाएगा जब किसी व्यक्ति द्वारा जिसे कुछ करने का विधिक कर्तव्य है उसके विधिक अधिकारों को मानने से इनकार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है? व्हाट प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जज एट सीटिंग ऑफ द हाई कोर्ट क्लेरिफाई। इसका उत्तर है, देखिए आप लोग जब इसको लेके या इसका PDF बगल में रख के पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। उत्तर है इसका, संविधान के अनुच्छेद 224 क में इस संबंध में प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार इस अध्याय 5 में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी व्यक्ति से जो उच्च न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकेगा। और प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिससे इस प्रकार अनुरोध किया जाता है इस प्रकार बैठने और कार्य करने के दौरान ऐसे भत्तों का हकदार होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे और उसको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भी अधिकारिता, शक्तियाँ और विशेष अधिकार होंगे, किंतु उसे अन्यथा उस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा। इसको पूरा एक बार फिर से देख लें। संविधान के अनुच्छेद 224 क में इस संबंध में प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार किस संबंध में प्रावधान किया गया है? जो क्वेश्चन में बोल रहा है, उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त मतलब रिटायर्ड न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होगी, इसका प्रावधान जो किया गया है आर्टिकल 224 क में इस संबंध में प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार इस अध्याय 5 में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी व्यक्ति से जो उच्च न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकेगा। और प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिससे इस प्रकार अनुरोध किया जाता है इस प्रकार बैठने और कार्य करने के दौरान ऐसे भत्तों का हकदार होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे और उसको उस उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की सभी अधिकारिता, शक्तियाँ और विशेष अधिकार होंगे, किंतु उसे अन्यथा उस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा। आगे क्या कहता है, परंतु जब तक यथापूर्वोक्त व्यक्ति उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने की सहमति नहीं दे देता है तब तक इस अनुच्छेद की कोई बात उससे ऐसा करने का अपेक्षा करने वाली नहीं समझी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, संपत्ति के अधिकार की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी।
44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 अनुच्छेद 31 द्वारा प्रदत्त संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। अब यह मूल अधिकार अध्याय 31 के अनुच्छेद 300 क के अधीन एक सांविधानिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है, जिसका विनियमन साधारण विधि बनाकर किया जा सकता है। अनुच्छेद 300 क यह उपबंधित करता है कि कोई व्यक्ति विधि के प्राधिकार के बिना अपनी सहमति से वंचित नहीं किया जाएगा। जीलूभाई नानभाई काछर बनाम गुजरात राज्य AIR 1995 SC 142 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 300 क के अधीन गारंटी किया गया संपत्ति का अधिकार संविधान का आधारभूत ढांचा नहीं है, बल्कि यह एक संवैधानिक अधिकार है। तुकाराम कान्हा जोशी बनाम MIDC AIR 2013 SC 565 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने संपत्ति के अधिकार को मानव अधिकार माना है। रमेश श्रीराम वाड़ी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 2012 NOC 388 मुंबई के मामले में संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक अधिकार माना गया है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? प्रसाद का सिद्धांत क्या है? व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर? इंग्लैंड में सामान्य नियम यह है कि लोक सेवक सम्राट के प्रसाद प्रयत्न अपने पद को धारण करते हैं, अर्थात उन्हें किसी भी समय बिना किसी कारण को बताए नौकरी से निकाला जा सकता है, क्योंकि वे सम्राट की इच्छा तक नौकरी करते हैं। दूसरे शब्दों में, लोक सेवक नौकरी की समावधि समाप्त होने से पूर्व ही निकाल दिया जाता है, तो भी वह सम्राट से शेष वेतन की मांग नहीं कर सकता है। इसी को प्रसाद का सिद्धांत कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 310 के द्वारा इस अंग्रेजी सिद्धांत को अपनाया गया है, जिसके प्रावधानों के अनुसार संघ के लोक सेवक राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न तथा राज्य के लोक सेवक राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं। भारतीय संविधान द्वारा इस सिद्धांत को पूर्ण रूप से नहीं अपनाया गया है। इस सिद्धांत के ऊपर निर्बंधन रिस्ट्रिक्शन भी लगाए गए हैं तथा इसके अपवाद भी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? प्रसाद के सिद्धांत पर संविधान के तहत क्या निर्बंधन लगाए गए हैं? व्हाट रिस्ट्रिक्शन हैव बीन इम्पोज्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान के अनुच्छेद 311 के अंतर्गत प्रसाद के सिद्धांत का निम्नलिखित निर्बंधन लगाए गए हैं। यह सिद्धांत अनुच्छेद 311 के अधीन है। इसके उल्लंघन पर प्रसाद के सिद्धांत का प्रयोग अवैध हो जाएगा। यह निम्न अधिकारियों पर लागू नहीं होता है: उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अनुच्छेद 124, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनुच्छेद 217, भारत का महालेखाकार अनुच्छेद 148 विभाग 2, मुख्य चुनाव आयुक्त 324 अनुच्छेद है इसका, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य 317 आर्टिकल है इसका, और तीसरा जो है प्रसाद का सिद्धांत मूल अधिकारियों के अधीन है। केस डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। बिहार राज्य बनाम अब्दुल मजीद AIR 1964 SC 245 के बाद में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर को कायरता के आधार पर सेवा से पदच्युत कर दिया गया था। बाद में उसे पुनः बहाल कर दिया गया, किंतु सरकार ने पदच्युति की अवधि के लिए वेतन देना अस्वीकार कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि वह बकाया वेतन पाने का हकदार था, क्योंकि उसने सेवा संविधान के अधीन कार्य किया था।
क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, क्या मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? कैन द फंडामेंटल राइट बी अमेंडेड? उत्तर है इसका सर्वप्रथम शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ AIR 1951 SC 458 में उच्चतम न्यायालय ने तय किया कि संविधान के संशोधन की शक्ति, जिनमें मूल अधिकार भी शामिल है, अनुच्छेद 368 में निहित है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। किंतु गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार AIR 1967 SC 1643 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि संसद को मूल अधिकारों को संशोधन करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, क्योंकि संविधान संशोधन को अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि माना गया है। संविधान में मूल अधिकारों को नैसर्गिक स्थान प्राप्त है। आगे कहता है, उक्त बात से उत्पन्न कठिनाई को दूर करने हेतु संविधान का 24वां संशोधन अधिनियम 1971 पारित किया गया, जिसके द्वारा अनुच्छेद 368 के 368 के खंड 2 के पूर्व एक नया खंड जोड़ा गया, जो यह उपबंध करता है कि संविधान में किसी बात के होते हुए संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान में किसी उपबंध का परिवर्धन या निरसन के रूप में संशोधन इस अनुच्छेद में दी गई प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगी। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। सहकारी समिति से संबंधित उपबंधों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द प्रोविजंस रिलेशन टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसका आंसर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 य ज से 243 य न भाग ख, जो 97 में संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया था, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। सहकारी समिति की परिभाषा अनुच्छेद 243 य ज के खंड ग में निम्न प्रकार से दी गई है। कैसे दी गई देखते हैं इसको। सहकारी समिति ऐसे सोसाइटी अभिप्रेत है जो किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त सहकारी सोसाइटी से संबंधित किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकृत समझी गई है। अनुच्छेद 243 य झ सहकारी समितियों का निगमन। अनुच्छेद 243 यज्ञ बोर्ड के सदस्यों और उसके पदाधारकों की संख्या और पदावधि। अनुच्छेद 243 य ठ बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन। अनुच्छेद 243 य ठ बोर्ड का दमन और निलंबन तथा अंतरिम प्रबंधन। 243 य ड देख लेते हैं क्या कहता है। सहकारी समितियों की लेखा संपरीक्षण। अनुच्छेद य ढ ढक्कन वाला जो है इसको देख लेते हैं। सामान्य सभा की बैठक आयोजित करना। अनुच्छेद 243 य ड़ क्या कहता है, सदस्य का सूचना प्राप्त करने का अधिकार। और 243 जो है यह तो क्या कहता है, वितरणी। और 243 तो यह था क्या कहता है, अपराध और शास्तियाँ। और अनुच्छेद यह तो क्या कहता है, बहुराज्यिक सहकारी समितियों का लागू होना। अनुच्छेद यह तो क्या कहता है, संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। अनुच्छेद यह न क्या कहता है, विद्यमान विधि की जारी रहना। अब प्रश्न संख्या 36 है, इसको देख लेते हैं क्या कहता है। संविदाएँ किस ढंग से की जाएंगी जिसे केंद्र और राज्य प्रशासनिक शक्तियों को कार्यान्वित करने में करे। क्वेश्चन इसका, इन व्हाट मैनर शैल बी कॉन्ट्रैक्ट्स बी इंटर्ड इनटू बाय द सेंटर एंड द स्टेट इन द एक्सरसाइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। आंसर है इसका, संविधान के अनुच्छेद 299 में इस संबंध में प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार संघ की या राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए
की गई सभी संविदाएं यथास्थिति राष्ट्रपति या उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की गई कही जाएगी और वे सभी संविदाएं और संपत्ति संबंधी हस्तांतरण पत्र जो उस शक्ति का प्रयोग करते हुए की जाएं राष्ट्रपति या राज्यपाल की ओर से ऐसे व्यक्तियों द्वारा और रीति से निष्पादित किए जाएंगे जिसे वह निर्दिष्ट या प्राधिकृत करे। आगे क्या बोलता है, राष्ट्रपति या किसी अन्य का राज्यपाल इस संविधान के प्रयोजनों के लिए या भारत सरकार के संबंध में इससे पूर्व प्रवृत्त किसी अधिनियम के प्रयोजनों के लिए की गई या निष्पादित की गई किसी संविदा का हस्तांतरण पत्र के संबंध में व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होगा या उनमें से किसी की ओर से ऐसी संविदा या हस्तांतरण पत्र करने का निष्पादित करने वाला व्यक्ति उसके संबंध में व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होगा। केस इसका है ए दामोदरन बनाम केरल राज्य AIR 1976 SC 1533 के बाद में अभिनिर्धारित किया गया कि सामान्य कार्यपालक शक्तियों व सांविधिक शक्तियों के उपयोग में की गई संविदा के बीच अंतर है। पूर्ववर्ती संविधाएं अनुच्छेद 299 के अधीन हैं किंतु पश्चावर्ती संविधाओं के अधीन शासित होती हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 36। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है। संविधान के भाग 14A के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण के संबंध में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल अंडर पार्ट 14A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अनुच्छेद 323 क में इस संबंध में प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार संसद विधि द्वारा संघ या किसी राज्य अथवा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारियों के अथवा सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन किसी निगम के कार्यकलाप से संबंधित लोक सेवाओं और पदों के लिए भर्ती तथा नियुक्ति व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के संबंध में विवादों और परिवादों के प्रशासनिक अधिकरणों द्वारा न्याय निर्णय या विचारण के लिए उपबंध कर सकेगा। फिर आगे क्या कहता है, खंड 1 जो है इसमें क्या बोलता है, खंड 1 के अधीन बनाई गई विधि क खंड 1 के अधीन बनाई गई विधियाँ मतलब इसको अब देख लेते हैं। क में क्या कहा गया, संघ के लिए एक अधिकरण और प्रत्येक राज्य के लिए अथवा या अधिक राज्यों के लिए एक पृथक प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना के लिए उपबंध कर सकेगी। ख क्या बोलता है, प्रत्येक अधिकरण द्वारा प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता शक्तियाँ और प्राधिकार विनिर्दिष्ट कर सकेंगी। ग क्या कहता है, अधिकरण द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के संबंध उपबंध करेगी। घ क्या कहता है, अनुच्छेद 136 के अधीन उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के सिवाय सभी न्यायालयों की अधिकारिता का खंड 1 में निर्दिष्ट विवादों या परिवादों के संबंध में अपवर्जन कर सकेगी। अंग क्या कहता है, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 371 घ के खंड 3 के अधीन आदेशों का निरसन या संशोधन कर सकेगी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। पिछड़े वर्गों की दशाओं में अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति के संबंध में उपबंधों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द प्रोविजन रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। इस संबंध में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 340 में दिया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं के और जिन कठिनाइयों को वे झेल रहे हैं उनके अन्वेषण के लिए और उन कठिनाइयों को दूर करने और उनकी
दशा को सुधारने के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो उपाय किए जाने चाहिए उनके बारे में और उस प्रयोजन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो अनुदान किए जाने चाहिए और जिन शर्तों के अधीन वे अनुदान किए जाने चाहिए उनके बारे में सिफारिश करने के लिए आदेश द्वारा एक आयोग नियुक्त कर सकेगा, जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जो वह ठीक समझे, और ऐसे आयोग को नियुक्त करने वाले आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाए। इस प्रकार नियुक्ति आयोग अपने को निर्देशित विषयों का अन्वेषण करेगा और राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा, जिसमें उसके द्वारा पाए गए तथ्य उपवर्णित किए जाएंगे और जिनमें ऐसी सिफारिशें की जाएंगी जिन्हें आयोग उचित समझे। तीसरा क्या कहता है इसमें, राष्ट्रपति इस प्रकार दिए गए प्रतिवेदन की एक प्रति उस पर की गई कार्यवाही को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन को समक्ष रखवाएगा। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत जटिल शब्दों का प्रयोग हुआ है इस क्वेश्चन में। बैकवर्ड क्लासेस से संबंधित एक क्वेश्चन है। इसमें क्या बोलता है, पिछड़े वर्गों की दशाओं में अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति, पिछड़े वर्गों के लिए आयोग की नियुक्ति। तो इसमें उत्तर फिर से देख लेते हैं जल्दी जल्दी। इस संबंध में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 340 में दिया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ों वर्गों की दशाओं के और जिन कठिनाइयों को वे झेल रहे हैं उनके अन्वेषण के लिए और उन कठिनाइयों को दूर करने और उनकी दशा को सुधारने के लिए संघ या किसी राज्य जो उपाय किए जाने चाहिए उनके बारे में और उस प्रयोजन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो अनुदान दिए किए जाने चाहिए और जिन शर्तों के अधीन वे अनुदान किए जाने चाहिए उनके बारे में सिफारिश करने के लिए आदेश द्वारा एक आयोग नियुक्त कर सकेगा, जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जो वह ठीक समझे, और ऐसे आयोग को नियुक्त करने वाले आदेशों में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी। इस प्रकार नियुक्ति आयोग को निर्देशित विषयों का अन्वेषण करेगा और राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा, जिसमें उसके द्वारा पाए गए तथ्य उपवर्णित किए जाएंगे और जिसमें ऐसी सिफारिशें की जाएंगी जिन्हें आयोग उचित समझे। तीसरा क्या बोलता है, राष्ट्रपति इस प्रकार दिए गए प्रतिवेदन की एक प्रति उस पर की गई कार्रवाई को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन को समक्ष रखवाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, लघु प्रश्नोत्तरी स्मॉल आंसर टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 39, जो कि लास्ट है। तो एक बार जो PDF है उसको पढ़ लीजिएगा, फिर वीडियो देखिएगा, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत विहित भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा के संबंध में उपबंधों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द प्रोविजंस रिगार्डिंग द लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द हाई कोर्ट प्रिस्क्राइब्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उत्तर इसका है, संविधान में इस संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 348 में दिया गया है, जिसके अनुसार पहला, इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इसमें क्या बोलता है, उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाइयाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी। क्या बोलता है, का भी पहला, संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पूर्व स्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधन के। और दूसरा क्या बोलता है, का दूसरा है, संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यातित सभी आदेशों के। और तीसरा का तीसरा क्या कहता है, इस संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के अधीन मंडल द्वारा बनाए गए किसी विधि के अधीन निकाले गए या बनाए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे।
दूसरा क्या बोलता है, खंड एक के उपखंड क में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियों में जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिंदी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजन के लिए होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। परंतु इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश को लागू नहीं होगा। तो ये ओवरऑल स्मॉल आंसर टाइप क्वेश्चन ख़त्म होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ फर्स्ट सेमेस्टर DDU से संबंधित है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से समझ में आ जाएगा। भारत के संविधान के अंतर्गत विहित भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा के संबंध में उपबंधों की विवेचना कीजिए। संविधान में इस संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 348 में दिया गया है, जिसके अनुसार पहला, इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक क्या बोलता है, उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी। ख में पहला क्या बोलता है, संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पूर्व स्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधनों के। दूसरा, संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के और राष्ट्रपति या किसी अन्य राज्य के राज्यपाल प्रख्यापित सभी अध्यादेशों के, मतलब अंग्रेजी भाषा में भी, उसके बारे में बताया गया। और तीसरा क्या होता है, इस संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए या बनाए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे। खंड 2 क्या बोलता है, दूसरा जो है, पहले में तो था कि अंग्रेजी का प्रयोग, और दूसरा क्या बोलता है, जिसमें खंड 1 के उपखंड क में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियों में जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिंदी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। परंतु इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री, आदेश पर लागू नहीं होगा। ये होता है ख़त्म स्मॉल आंसर टाइप क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ LLB फर्स्ट सेमेस्टर का। अब इसके बाद जो भी वीडियो आएगा उसमें विस्तृत क्वेश्चन आंसर रहेगा, जैसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये 2 पार्ट में कंप्लीट हो गया है। आप एक बार थ्योरी पढ़ लीजिए तब इसको पढ़े समझ में आएगा, या तो इसी को 2 बार देखिए तब समझ में आएगा। और तीसरा जो तरीका है इसको पढ़ने का, आप इसमें जो कठिन शब्द दिख रहा है हिंदी वालों को, वो लिख लीजिए और फिर गूगल से ट्रांसलेट कर लीजिए वो क्या बोलना चाह रहा है, तब समझ में आ जाएगा।